हरे कृष्णा एवरीवन। आज आप सबका इस स्पेशल डिस्कशन में स्वागत है। हमने आज इस वीडियो को 3 पार्ट में डिवाइड किया है। द फर्स्ट इज व्हाट आर द नॉर्मल सोर्सेज बाय विच वी सीक गाइडेंस, सेकेंड व्हाई वी शुड टर्न टू स्क्रिप्चर्स फॉर गाइडेंस, एंड थर्ड व्हाट इज द रियल गाइड बुक अमंग स्क्रिप्चर्स। तो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट वन, व्हाट आर द नॉर्मल सोर्सेज बाय विच वी सीक गाइडेंस। इसका मतलब ये है कि कौन कौन से वो नॉर्मल सोर्सेज होते हैं जिसे ज़्यादातर लोग फॉलो करते हैं और जिससे ज़्यादातर लोग गाइडेंस लेते हैं। द फर्स्ट इज ट्रेडिशन। ट्रेडिशन का मतलब होता है जो हमारे फोर फादर्स से या जो हमारे प्रीवियस जनरेशन से चला आ रहा होता है और जो हमें बेसिक मोरल वैल्यू सिखाता है। जैसे हमें झूठ नहीं बोलना चाहिए, हमें गुस्सा नहीं करना चाहिए, हमें ग्रीडी नेचर नहीं रखना चाहिए, हमें किसी और दूसरे को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए, कुछ बेसिक मोरल वैल्यूज़। बट ये एक पॉइंट तक ही रिलायबल होता है। क्यों? क्योंकि कई बार इसमें कुछ सुपरस्टिशियस चीज़ें भी मिला दी जाती हैं जिसके चलते इसके कुछ साइंटिफिक प्रूफ हमें नहीं मिल पाते और हम यंगर जनरेशन्स को इसके साइंटिफिक प्रूफ नहीं दे पाते, जिसके चलते वो इन चीज़ों को फॉलो करने से कतराते हैं। तो हम ये जान सकते हैं कि ट्रेडिशनल फॉलोइंग अकेले रिलायबल नहीं है। सेकेंड, कल्चर का मतलब होता है व्हाट एवरीवन इज़ डूइंग आई विल ऑल्सो डू दिस। इसका मतलब ये है जो सब लोग करेंगे वही मैं फॉलो करूँगा। जैसे कोई नया मार्केट में शू ब्रांड आया तो मेरा फ्रेंड कोई नया शू ब्रांड लेके आया तो मैं भी उस शू ब्रांड को खरीदूंगा, मैं भी शू को पहनूंगा, क्योंकि सब लोग फॉलो कर रहे हैं तो मैं भी वही फॉलो करूंगा, कोई पर्टिकुलर फैशन फॉलो करूंगा। जैसे इन 1920-30s अमेरिका में एक डिप्रेशन डिज़ास्टर आया था जिसके चलते अमेरिका में लगभग सारे मेल सिगरेट पीने लगे थे और वहाँ पर सिगरेट कंपनीज़ का एक सैचुरेशन पॉइंट आ गया था कि उनकी सेलिंग प्रोडक्ट की अब बढ़ नहीं रही थी। तो उन्होंने क्या आइडिया निकाला, उन्होंने क्या सोचा कि 50% मार्केट ही कवर हुआ है, केवल मेल हैं जो सिगरेट पी रहे हैं, फीमेल सिगरेट नहीं पी रही हैं। तो उन्होंने फ्रीडम के नाम से और एक मटेरियलिस्टिक प्रोपेगेंडा चला के उन्होंने एक एडवर्टीज़मेंट निकाली, एक बड़ी रोल मॉडल को हायर करके कि उसके हाथ में सिगरेट पकड़ा के कि वी आर लाइटिंग द टॉर्च ऑफ फ्रीडम। जिसके चलते क्या हुआ, उस एडवर्टीज़मेंट से काफ़ी लोग अट्रैक्ट हुए और विद इन सम ईयर्स बहुत सारी महिलाएं सिगरेट पीने लगीं। इससे हमें पता चलता है कि कल्चरल प्रोपेगेंडाज होते हैं, कुछ मटेरियलिस्टिक प्रोपेगेंडाज होते हैं जिसे लोग फॉलो करते हैं और मिसडायरेक्ट हो जाते हैं। तो ये बिल्कुल भी रिलायबल नहीं है। थर्ड में हम देखेंगे व्हाट इज़ द मूड का मतलब होता है जो मूड फॉलोइंग होती है, जिसे लोग माइंड फ्लिकरिंग भी बोलते हैं कि माइंड कुछ किसी काम को करने को बोल रहा है तो लोग करते हैं और किसी काम को करने को नहीं बोल रहा है तो लोग नहीं करते। तो ये अक्सर ये प्रोडक्टिव नहीं होता, क्योंकि जैसे हम जानते हैं छोटे बच्चों का पढ़ने का मन नहीं करता, फिर भी उनके पेरेंट्स उनको पढ़ने को बोलते हैं क्योंकि वो जानते हैं इसके लिए एकेडमिक डेवलपमेंट के लिए बहुत ज़रूरी है। बच्चे ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि उनका इंटेलेक्ट डेवलप नहीं हो पाता और वो सारे डिसीजन अपने माइंड के अनुसार लेते हैं। पर यही चीज़ अगर कोई बड़ा व्यक्ति भी करे, एडल्ट व्यक्ति भी करे कि वो सारे डिसीजन अपने माइंड स्विंग के, मूड स्विंग्स के अनुसार ही ले, इमोशनल होके ले और माइंड को ध्यान में रख के सारे डिसीजन ले, इंटेलेक्ट को लेकर डिसीजन ना ले, तो इसका मतलब क्या होगा, वो एक चाइल्डिश नेचर को रिप्रेजेंट करेगा। तो ये बिल्कुल भी सही नहीं है, ये बिल्कुल भी रिलायबल नहीं है। तो जिसके लिए हमें अपने इंटेलेक्ट को डेवलप करने के लिए वी नीड सम नॉलेज। फोर्थ, लॉजिक का मतलब होता है जब भी हम किसी भी चीज़ को फॉलो करते हैं तो हम लॉजिक लगाते हैं। जैसे ये सही है, गलत है, मीन्स अपना लॉजिक लगाते हैं। जैसे लोग पूछते हैं कि हम इसमें लॉजिकली हम इसको देखते हैं, लोग हर तरीके से देखते हैं, तो लोग इसको लॉजिकली देखना शुरू करते हैं। बट कि लॉजिक लगाना विदाउट नॉलेज भी ठीक है। जैसे अब एग्जाम्पल से समझिए कि एक पेशेंट है, उसको डायबिटीज़ की प्रॉब्लम है, वो डॉक्टर के पास आया है, पर उसको कोई और भी प्रॉब्लम है, उसने वो प्रॉब्लम तो डॉक्टर को बताई पर डायबिटीज़ वाली प्रॉब्लम डॉक्टर को शेयर नहीं की। तो डॉक्टर ने उसको किसी और प्रॉब्लम की दवाई दी, पर वो जो दवाई है वो डायबिटीज़ के लिए ख़तरनाक है। तो क्या पेशेंट को फ़ायदा होगा? बिल्कुल नहीं। पेशेंट को आने वाले टाइम में प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी। क्यों? क्या डॉक्टर ने अपना लॉजिक नहीं लगाया? बिल्कुल लगाया, पर डॉक्टर के पास आधी अधूरी नॉलेज थी अपने पेशेंट की, जिसकी वजह से वो लॉजिक भी उसका काम नहीं आया। तो इससे हमें पता चलता है कि हम लॉजिक भी तब तक नहीं सही लगा सकते जब तक हमें नॉलेज ना मिले। तो वी नीड सम नॉलेज फॉर यूजिंग अवर लॉजिक। तो हमने देखा ये जो सारे सोर्सेज हैं, नॉर्मल सोर्सेज हैं, ये सब बहुत अच्छे सोर्सेज हैं फॉर एक्वायरिंग नॉलेज, बट दे आर नॉट रिलायबल एट ऑल। सो व्हाट इज़ द रिलायबल सोर्स? लेट्स कम विद द फिफ्थ वन, स्क्रिप्चर्स। तो स्क्रिप्चर्स, जैसे हमने सेकंड क्वेश्चन देखा था कि व्हाई वी शुड टर्न टू स्क्रिप्चर्स फॉर गाइडेंस,
स्क्रिप्चर्स एक गाइडबुक की तरह होते हैं, एक लाइफ मैनुअल की तरह होते हैं। कैसे? आप ये समझिए, जैसे एक बेसिक प्रिंसिपल है कि हमें एयर, वाटर, फायर, सनशाइन, फूड, सॉइल, लैंड, एवरीथिंग, हमारी जितनी भी नेसेसिटीज़ हैं वो हमें भगवान ने हमें दी हैं, और उस नेसेसिटीज़ को पूरा करने के लिए भी सारे सोर्सेज हमें दिए गए हैं। जैसे इस बॉडी के अंदर जितने भी सिस्टम चल रहे हैं वो सब ऑटोमेटिक चल रहे हैं। आप अगर इन बॉडी के जितने भी अंदर सिस्टम प्रोसेसेस चल रही हैं उन्हें आप आर्टिफिशियली करने की कोशिश करिए तो एक दिन की कॉस्ट लाखों लाखों रुपए होगी। इसका मतलब क्या है? जब ये सब कुछ ऑटोमेटिक चल रहा है तो उस बॉडी को चलाने के लिए कोई मैनुअल नहीं होगा, कोई लाइफ मैनुअल नहीं होगा जो हमें बता सके इस बॉडी को कैसे चलाना है, हमें अपना इंटेलिजेंस कैसे यूज़ करना है, माइंड को कैसे कंट्रोल करना है। बिल्कुल सही समझा आपने। स्क्रिप्चर्स ही हैं जो ये लाइफ मैनुअल की तरह काम आते हैं। बट आप कंफ्यूज हो सकते हैं कि देयर आर लॉट मैनी स्क्रिप्चर्स, हम किसको फॉलो करें? एक स्क्रिप्चर आप बता दीजिए जो सभी स्क्रिप्चर्स का एसेंस हो। यस, आपने सही समझा कि स्क्रिप्चर्स का एक एसेंस भी है जो भगवत गीता है, एक्चुअल में लाइफ मैनुअल है, जो एक्चुअल में गाइड बुक है। तो यहाँ पर हमें तीसरे क्वेश्चन का सोल्यूशन मिलेगा जो हमने देखा था, व्हाट इज द रियल गाइड बुक टू चूज अमंग स्क्रिप्चर्स। तो अमंग स्क्रिप्चर्स भगवत गीता इज द रियल गाइड बुक, इज द टॉप मोस्ट लाइफ मैनुअल। क्यों? क्योंकि भगवत गीता रिवील्स गॉड who respects human will and who appeals humans intelligence। इसका मतलब ये है कि भगवत गीता एक इन्विटेशनल नॉलेज है, डॉगमेटिक नॉलेज नहीं है कि आपको ज़बरदस्ती भगवत गीता पढ़नी है। नो, भगवान कृष्ण भगवत गीता में बोलते हैं, हे अर्जुन, यूज योर इंटेलिजेंस एंड चूज व्हाट इज बेस्ट फॉर यू। तो भगवान बोल रहे हैं कि यूज योर इंटेलिजेंस, व्हाट इज बेस्ट फॉर यू। मतलब यह है कि भगवान चॉइस दे रहे हैं अर्जुन को कि तुम खुद डेलिब्रेट करो, खुद इस चीज़ को देखो कि तुम्हारे लिए वेरीफाइबल है कि नहीं है, फिर इसको फॉलो करो। तो भगवत गीता बिल्कुल भी डॉगमेटिक नहीं है, इट इज़ एन इन्विटेशनल नॉलेज। अब जैसे कई लोग बोलते हैं कि भगवत गीता से हमें कुछ फ़ायदा होगा, नहीं होगा, हम कैसे करेंगे, हमें कुछ पहले कुछ फ़ायदा हो जाए देन वी विल गो फॉर भगवत गीता। हाउ इज़ दिस पॉसिबल? जैसे हम जब आसपास की चीज़ों को देखें, एक पेशेंट एक डॉक्टर के पास जाता है, वो दवाई लेता है, तो क्या वो पेशेंट दवाई लेने से पहले ये बोलता है कि पहले आप मुझे ठीक करो तभी मैं आपकी दवाई लूँगा? ऐसा पॉसिबल नहीं है। हमें कुछ फेथ होता है उस डॉक्टर पे जो हमें दवाई दे रहा होता है, तभी हम उसकी दवाई एक्सेप्ट करते हैं और आगे फिर उसको ही फॉलो करते हैं। जैसे हम जब बार्बर के पास जाते हैं, नाई के पास जाते हैं, तो हमें पता होता है कि वो बाल काटते काटते हमें नुकसान नहीं पहुँचाएगा, क्योंकि हमें उसके ऊपर फेथ होता है। इसका मतलब ये है हमें नॉर्मल लाइफ में भी फेथ की कितनी ज़रूरत होती है। तो भगवत गीता को फॉलो करने के लिए आपको एक प्लेटफॉर्म की ज़रूरत है, आपको एक बेस की ज़रूरत है जिसे फेथ कहते हैं। आपको थोड़ा सा फेथ भगवत गीता पर रखना पड़ेगा भगवत गीता को पढ़ने से पहले। जैसे हम फेथ को दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, एक ब्लाइंड, एक रीजनेबल। ब्लाइंड फेथ होता है अंधविश्वास जिसे लोग फॉलो करते हैं विदाउट एनी साइंटिफिक प्रूफ और जिसका कोई भी रिलायबिलिटी नहीं होती। एंड दूसरी तरफ जो रीजनेबल फेथ होता है वो रिलायबल भी होता है, सेंसिबल भी होता है, वेरीफाइबल भी होता है। उसको वेरीफाई कर सकते हैं, उसको एक्सपीरियंस कर सकते हैं। अमंग ऑल द थिंग्स वी कैन सी दिस, जो व्यक्ति एक्सपीरियंस करता है उसे समझ में आता है कि हाँ ये चीज़ वेरीफाइबल है। हमें किसी चीज़ को वेरीफाई करना है, हम उसको खुद एक्सपीरियंस कर सकते हैं। तो भगवान यहाँ पे इन्विटेशन दे रहे हैं भगवत गीता में कि आप उसको खुद वेरीफाई करो, खुद इसको एक्सपीरियंस करो और इसको फॉलो करो। हम अगर एक्सपेक्ट करें कि भगवत गीता में ओवरनाइट कुछ मिरेकुलस चेंज दे दे, नॉट पॉसिबल। आपको भगवत गीता को समय देना पड़ेगा, उसको स्टडी करना पड़ेगा, और भगवत गीता को स्टडी करने के साथ साथ आपको उस पर फेथ भी रखना पड़ेगा कि हाँ ये मुझे कुछ बेनिफिट देगा, तभी आप भगवत गीता को एक्सपीरियंस कर सकते हैं और इसको वेरीफाई कर सकते हैं। तो हमने आज इस वीडियो में ये देखा कि कौन सी एक रियल गाइड बुक है। इस वीडियो का सार, इस वीडियो को एंड तक हमें ये पता चला कि भगवत गीता इज़ द रियल गाइड बुक अमंग ऑल द स्क्रिप्चर्स एंड इट इज़ द एसेंस ऑफ ऑल द स्क्रिप्चर्स। तो आज इस वीडियो के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए और जितना हो सके इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि लोगों को इन स्क्रिप्चर्स के एसेंस का पता चले और वो भी मिसडायरेक्ट ना हो और सही डायरेक्शन को लेकर अपनी लाइफ को प्रोडक्टिव बना सकें और अपनी लाइफ को एक अच्छे एलिवेशन के साथ जी सकें। जैसा भी आप सभी को पता है कि हम लोग एक सीरीज़ चला रहे हैं, तो इस सीरीज़ का पार्ट 1 आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा और आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम पेज पर भी फॉलो कर सकते हैं जिस पर मैं साइंटिफिक और स्पिरिचुअल फैक्ट्स
रोज़ाना पोस्ट करता रहता हूँ, तो उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। हरे कृष्णा।